नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। साथियों, आज हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमए इतिहास 2014 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग 2010, 2011, 2012, 2013 और 2015, 16 तथा 17 के प्रश्न पत्र को हल कर चुके हैं और आज हम आप लोगों के सामने 2014 के प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को और देखते हैं 2014 के प्रश्न पत्र के सबसे पहले प्रश्न को। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है कि किस धर्म अथवा संप्रदाय से आप त्रिरत्न एवं महाव्रत को संबंध करते हैं। तो इसका सही उत्तर जैन धर्म हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? जैन धर्म। जो त्रिरत्न एवं महाव्रत हैं ये दोनों ही जैन धर्म से संबंध रखते हैं। अब अगला प्रश्न है, आप किस धर्म अथवा संप्रदाय से मध्यम मार्ग एवं 4 आर्य सत्य को संबंध करते हैं। तो इसका सही उत्तर बौद्ध धर्म हो जाएगा। यानी जो मध्यम मार्ग प्रतिपद्या है और चत्वारी आर्य सत्यानी है ये दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम कहाँ पर स्थित है। तो ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। और मुजफ्फरपुर में किस जगह पर स्थित है, अगर आप लोगों को इसकी जानकारी होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि वर्तमान में उस जगह क्या नाम है। अब अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि 8वें वर्ष में, क्योंकि इसी समय कलिंग का युद्ध हुआ था और इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अंतर्गत आता है या किस ग्रंथ का अंग है। तो इसका सही उत्तर जो है वो सुत्त पिटक हो जाएगा। यानी कि जो धम्मपद है वो सुत्त पिटक के अंतर्गत आता है और ये जो तीनों त्रिपिटक हैं इनका जो संकलन किया गया था वो किस बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था। इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, किस शासक के शासनकाल में महायान संप्रदाय औपचारिक रूप से विकसित हुआ। तो इसका सही उत्तर कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क किस राजवंश का था, आप हमें इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने जैन धर्म को राज्याश्रय प्रदान नहीं किया। यानी कि यहाँ पे कुछ राज्यों का नाम दिया गया है और ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि जैन धर्म को राज्याश्रय प्रदान नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर सातवाहन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न को देखते हैं, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को निम्नलिखित में से किससे ग्रहण किया। तो इसका सही उत्तर सांख्य दर्शन हो जाएगा। यानी कि सांख्य दर्शन से जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया था। अब अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनेकांतवाद किसकी मुख्य विशेषता थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जैन मत। यानी कि जैन धर्म से जो स्यादवाद और अनेकांतवाद जो संबंधित हैं ये दोनों ही जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन मत में मूर्ति पूजन का प्राचीनतम प्रमाणीय अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर होगा हाथी गुम्फा लेख से। हाथी गुम्फा लेख किसके समय में लिखा गया था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, विदेशी शक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर 13वें अभिलेख में प्राप्त होता है। और कितने देशों के साथ, यानी कि कितने विदेशी शक्तियों के साथ इसका जो संबंध का विवरण प्राप्त होता है वो कितने लोगों के साथ होता है, अगर आपको इसका उत्तर पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, मौर्यकालीन सीताध्यक्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो जो सीताध्यक्ष था वो किससे संबंधित था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कृषि से। यानी कि जो सीताध्यक्ष था वो कृषि से संबंधित था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था। तो इसका सही उत्तर समाहर्ता हो जाएगा। यानी कि समाहर्ता को कर वसूलने का अधिकार सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लिखा कि प्राचीन भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। तो मेगस्थनीज ने लिखा था। और मेगस्थनीज के पुस्तक का क्या नाम था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं,
अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ कहाँ नियुक्त हुए थे, यानी कि अशोक के समय में कुमारों की नियुक्ति किस किस स्थान पर की गई थी। तो इसका सही उत्तर तक्षशिला, तोसली एवं उज्जैनी होगा। अगला प्रश्न क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का जो प्रांतीय शासक था वो कौन था, तो पुष्यगुप्त था। और पुष्यगुप्त के द्वारा कौन सा एक महत्वपूर्ण कार्य कराया गया था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें चंद्रगुप्त सभा या चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर अर्थशास्त्र हो जाएगा। कहीं कहीं लोग मुद्रा राक्षस मानते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर अर्थशास्त्र होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित सरकारी भवनों का निर्माण, यानी कि जो मौर्य काल में सरकारी भवन थे उनका निर्माण किससे होता था, तो लकड़ियों से होता था। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन श्रेणियाँ किसके बीच मध्यस्थता का काम करती थी, तो जनजाति एवं जातियों के बीच जो मौर्यकालीन श्रेणियाँ थी वो मध्यस्थता का काम करती थी। अब अगला प्रश्न है, कला एवं स्थापत्य कला के महान प्रश्रयदाता कनिष्क के दरबार को कौन कौन अलंकृत करते थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि कनिष्क के दरबार को कौन कौन विद्वान अलंकृत करते थे। तो इसका सही उत्तर अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र एवं चरक। अश्वघोष की जो रचना है उसका क्या नाम है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन स्रोतों में वर्णित पलूर बंदरगाह कहाँ स्थित था, यानी कि जो पलूर नामक बंदरगाह था वो कहाँ स्थित था। तो इसका सही उत्तर कलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने कनिष्क विहार कहाँ देखा था, तो पेशावर में देखा था। भारत में हुड़ों द्वारा किस धातु के सिक्के चलाए गए, तो हुड़ों के द्वारा चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए गए। ये ऐसा मतलब बीएचयू के द्वारा माना गया, लेकिन कहीं कहीं स्वर्ण का भी लोग मानते हैं कि जो स्वर्ण सिक्के का प्रचलन किया गया था वो स्वर्णों के द्वारा हुड़ों के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका सही उत्तर आपका ये होगा चांदी एवं तांबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संप्रदायों में से कनिष्क किससे संबंध था, यानी कि कनिष्क का जो संबंध था वो किस संप्रदाय से था। तो इसका सही उत्तर महायान संप्रदाय से था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ कुषाणों का सर्वाधिक व्यापारिक संबंध था, यानी कि जो कुषाण थे वो किसके साथ अपना सर्वाधिक व्यापारिक संबंध रखते थे, तो रोमन साम्राज्य के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके साथ गुप्तकालीन शासकों का सर्वाधिक व्यापारिक संबंध था। अब यहाँ गुप्त शासकों के बारे में पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर दक्षिण पूर्व एशिया। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में हुड़ आक्रमण के बारे में जानकारी मिलता है, यानी कि हुड़ों के आक्रमण के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। और भीतरी स्तंभ लेख किसके समय में लिखा गया था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और ये जो भीतरी है वर्तमान में भारत के किस राज्य में और किस जिले में स्थित है, अगर आप लोगों को ये पता होगा तो ये भी जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, गुप्त काल में पूर्वी भारत के काश्तकारों को किन किन शब्दों का प्रयोग होता था, यानी कि गुप्त काल में जो पूर्वी भारत के काश्तकार थे उनके लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर बी और सी होगा, यानी कि कुटुम्बिन और महत्तर, इन दो शब्दों का प्रयोग हमें इतिहास में मिलता है। अब अगला प्रश्न है, ब्रह्मदेव शब्द का प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिला, यानी कि जो ब्रह्मदेव शब्द था उसका प्रथम बार अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो गुप्तोत्तर अभिलेखों से। और गुप्तोत्तर अभिलेख जो थे जिसमें कि ब्रह्मदेव के बारे में हमें जानकारी मिलती थी, तो ये ब्रह्मदेव क्या था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, शकों को प्रथम बार हराने का दावा किसने किया, तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था इसने शकों को सर्वप्रथम हराने का दावा किया था। गुप्त काल का प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ कौन था, तो इसका सही उत्तर आर्यभट्ट हो जाएगा। विष्टि का तात्पर्य क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि जो विष्टि शब्द है इसका प्रयोग किस काल में किया जाता था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। और इसका सही उत्तर बिना भुगतान के मजदूरी जो कराई जाती थी उसको विष्टि कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्त्री धन का प्रथम उत्तराधिकारी माना जाता था, तो इसका सही उत्तर पुत्री हो जाएगा, यानी कि जो पुत्री है उसको स्त्री धन का प्रथम उत्तराधिकारी माना जाता था।
गुप्त काल में भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती थी? तो जो कार्णिक होते थे ये गुप्त काल में भूमि आलेखों को सुरक्षित रखते थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम रजत मुद्राएं प्रचलित किसने कराई थी? तो इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में रजत मुद्राएं प्रचलित कराई गई थी। अब अगला प्रश्न है, वल्लभी संवत का तदात्म्य है, यानी कि जो वल्लभी संवत है वो किससे संबंध रखता है? तो इसका सही उत्तर गुप्त संवत को ही वल्लभी संवत कहा जाता है। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किस शासक को देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके अन्य भी नाम थे, अगर आप लोगों को पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से कौन एक कवि और गायक भी था? यानी कि जो कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जो कवि और गायक दोनों ही था? तो इसका सही उत्तर समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त कवि भी था और गायक भी था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध विद्वान भास्कर थे एक, तो जो भास्कर थे एक खगोलज्ञ थे। क्या थे? खगोलज्ञ थे। अगला जो प्रश्न है, हर्ष के निम्नलिखित अभिलेखों में कौन धार्मिक भू अनुदानों का उल्लेख करता है? तो इसका सही उत्तर नालंदा और एवं बांसखेड़ा हो जाएगा, यानी कि नालंदा एवं बांसखेड़ा अभिलेख जो है ये धार्मिक भू अनुदानों का उल्लेख करता है। निम्नलिखित शासकों में से कौन हर्ष का समकालीन था? तो जो भास्कर वर्मा था ये हर्ष का समकालीन था। और भास्कर वर्मा कहाँ का रहने वाला था, यानी कि किस क्षेत्र पर राज करता था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक चोल साम्राज्य का बंदरगाह नहीं था? यहाँ कुछ बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो बंदरगाह था वो चोल काल का नहीं था। तो जो ताम्रलिप्ति था वो चोल काल का बंदरगाह नहीं था। वर्तमान में ताम्रलिप्ति भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। गंगईकोंडा चोलपुरम राजधानी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। और राजेंद्र प्रथम की उपाधि क्या थी? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किस नदी के तट पर प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जिसका नाम प्रतिष्ठान था? यानी कि प्रतिष्ठान जो था वो किस नदी के तट पर स्थित था? तो प्रतिष्ठान जो था ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। किस चोल शासक ने राष्ट्रकूटों से तोंडई मंडलम छीना था? यानी कि कौन सा जो चोल शासक था जो कि राष्ट्रकूटों से तोंडई मंडलम छीन लिया था? तो सुंदर चोल के द्वारा छीन लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी ख्याति मणिग्राम के रूप में होती है? यानी कि मणिग्राम के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर व्यापारियों के संगठन को मणिग्रामम कहा जाता था। कुप्पम की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? यानी कि जो कुप्पम का युद्ध हुआ था वो किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये पश्चिमी चालुक्य एवं चोलों के मध्य हुआ था। और ये लड़ाई कब हुई थी और किस किस राजा के द्वारा लड़ी गई थी? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तंजौर चोलपुरम में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर राजराजा प्रथम हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? राजराजा प्रथम। अगला प्रश्न है, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की नायिका कौन थी? तो जो वड़ी पुत्री थी ये शिल्पाधिकारम की नायिका थी। चोलों के अधीन उर का अर्थ क्या था? यानी कि चोलों के जो अधीन था उसमें जो उर शब्द का प्रयोग किया जाता था उसका उत्तर क्या था, मतलब क्या था? तो साधारण ग्राम सभा को उर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चोल वंश के शासकों में किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? यानी कि कौन सा ऐसा चोल शासक था जिसने दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक शासक यानी कि उनके विरुद्ध नौसैनिक जो अभियान था वो चलाया था? तो इसका सही उत्तर राजेंद्र प्रथम के द्वारा नौसैनिक अभियान दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध चलाया गया था। अगला प्रश्न है, वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का प्रतिरोध किया था वे थे प्रतिहार एवं पाल, यानी कि गुर्जर प्रतिहार एवं पाल। अब अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया? तो जो नरसिंह वर्मन था इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था और यह किस राजवंश का था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
सातवाहन वंश में प्रायः किसे सर्वश्रेष्ठ एवं योग्यतम शासक माना जाता है, यानी कि सातवाहनों का सबसे योग्यतम एवं श्रेष्ठ शासक किसे माना जाता है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को। अगला प्रश्न क्या है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था, तो इसका सही उत्तर पल्लव वंश के शासकों के द्वारा महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कथन पल्लवों के विषय में असत्य है, यानी कि यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन पल्लवों के विषय में असत्य है। तो इसका सही उत्तर उन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था, ये असत्य है। अगला प्रश्न है, हनूज दिल्ली दूरस्थ, इसका सही उत्तर शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं खलीफा अथवा खलीफुल्लाह का विरुद्ध या पदवी धारण किया था, तो एक कौन था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था, ये खिलजी वंश का शासक कब बना, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीवाने रियासत, यानी कि सिकंदर लोदी, यानी कि ये जो युग्म है सुमेलित नहीं है। दीवाने रियासत की स्थापना किसके समय में की गई थी, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंगोल नेताओं में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत पर आक्रमण नहीं किया था। यहाँ कुछ मंगोल नेताओं के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि किसने अलाउद्दीन खिलजी के समय में भारत पर आक्रमण नहीं किया था, तो इसका सही उत्तर तरमा शिरीन हो जाएगा। किस सुल्तानों ने शशगनी सिक्के चलाए, तो इसका सही उत्तर तुगलक हो जाएगा। और तुगलक वंश में किस शासक ने चलाया था, अगर आपको इसका उत्तर पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रांतों में सदा अमीरों की नियुक्ति किया था, यानी कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो प्रांतों में सदा ए अमीर की नियुक्ति की थी, तो इसका सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व की दर क्या थी, तो ये उपज का 50% था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्यकालीन संतों में किसका जन्म प्रयाग में हुआ था, तो जो रामानंद का जन्म हुआ था वो प्रयाग में हुआ था। और रामानंद के प्रमुख शिष्यों के नाम अगर आपको पता होंगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, किस मध्ययुगीन शासक ने आगरा के मध्यकालीन नगर की स्थापना की एवं उसे अपनी राजधानी बनाया, तो सिकंदर लोदी हो जाएगा। मध्यकालीन भारत का कौन सा प्रथम शासक था जिसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को नष्ट किया, तो इसका सही उत्तर इल्तुतमिश हो जाएगा। सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था, यानी कि दिल्ली के जो सुल्तान थे उसमें सबसे पहले सिंचाई कर किसके द्वारा लगाया गया था, तो इसका सही उत्तर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। और इसके द्वारा बहुत सारे नहरों का भी निर्माण कराया गया था। अब अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी मंगोल क्षेत्रों में सैन्य अभियानों हेतु नियुक्त किया गया सेनापति कौन था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो मंगोल क्षेत्रों में सैन्य अभियान हेतु नियुक्त किया गया उसके द्वारा जो सेनापति था उसका क्या नाम था, तो इसका सही उत्तर जो है वो उलुग खां हो जाएगा। क्या होगा सही उत्तर, उलुग खां। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, वह प्रथम मध्यकालीन शासक कौन था जिसने सूफी संतों के परिवारों को आधिकारिक प्रशासनिक नियुक्तियों से संबंध किया था, तो इसका सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने सूफी संतों के परिवारों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था, तो इसका सही उत्तर इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला है, मध्यकालीन भारत में कारकुन कौन थे, तो जो मध्यकालीन भारत में कारकुन थे लिपिक थे, लिपिक को कारकुन कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि 1202-3 में विक्रमशिला एवं नालंदा को विजित एवं विनष्ट करने वाले निम्नलिखित में से कौन था, तो जो इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी था, इसने क्या किया था कि नालंदा एवं विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, बलबन के शासनकाल में दिल्ली का प्रसिद्ध कोतवाल कौन था, तो इसका सही उत्तर फखरुद्दीन फखरू हो जाएगा। यानी कि जो फखरुद्दीन फखरू था वो बलबन के समय में दिल्ली का प्रसिद्ध कोतवाल था। अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का यानी कि हरिहर द्वितीय के किस पुत्र ने सर्वाधिक शासन किया, यानी कि जो हरिहर द्वितीय था जो कि विजयनगर साम्राज्य का शासक था, और विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से हरिहर द्वितीय का संबंध था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। तो हरिहर द्वितीय का जो कौन सा ऐसा पुत्र था जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था, तो इसका सही उत्तर देवराय प्रथम हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने सर्वप्रथम तुर्की के धनुर्धरों को नियुक्त किया था? यानी कि विजयनगर का कौन सा शासक था जिसने अपनी सेना में तुर्की के धनुर्धरों की नियुक्ति की थी? तो इसका सही उत्तर देवराय प्रथम होगा। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक जो था जो कि आंध्र भोज कहलाता था? तो इसका सही उत्तर कृष्णदेवराय हो जाएगा। और आंध्र भोज के अलावा इन्होंने एक दो और उपाधियां धारण की थी। अगर उसका उत्तर आपको पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भवन में हुमायूं का पुस्तकालय एवं खगोलीय वेधशाला स्थित था? तो इसका सही उत्तर सौरमंडल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अकबर के शासनकाल में नहीं लिखा गया था? तो जो बादशाहनामा था ये अकबर के शासनकाल में नहीं लिखा गया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस शासक के विरुद्ध अपने संघर्ष को जिहाद यानी कि पवित्र धार्मिक युद्ध की संज्ञा दी? तो इसका सही उत्तर राणा संगा हो जाएगा। राणा संगा कहाँ के शासक थे? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है कि अकबर द्वारा इबादत खाना में निमंत्रित निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन एक जैन भिक्षु नहीं थे? तो मेहरजी राणा नहीं थे। क्या थे? पारसी थे। क्या थे? पारसी थे मेहरजी राणा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई? तो इसका सही उत्तर जहांगीर के शासनकाल में चित्तौड़ की जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर हुए थे। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। किस मुगल बादशाह का दो बार राज्यारोहण हुआ? यानी कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसने दो बार अपना राज्यारोहण किया था? तो इसका सही उत्तर औरंगजेब हो जाएगा। और कब कब किया था इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो ये जो अधम खा था इसको अकबर ने स्वयं मारा था। और ये जो अधम खा था ये कौन था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस मुगल बादशाह के अधीन हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो इसका सही उत्तर औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार सर्वाधिक मात्रा में थे। कितना था? 33%। कितना था? 33% था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि धार्मिक भू अनुदान को क्या कहा जाता था? तो सरयू घाल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, यज्ञ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक असत्य है? यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है वो असत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर वह कभी ईरान के हाथों से कंधार को नहीं हारा था। देखिए प्रश्न पहले पूरा पढ़ लीजिए कि जहांगीर, यहाँ पे जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ जहांगीर होगा। तो जहांगीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो तथ्य है वो असत्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि वह कभी ईरान के शाह के हाथों कंधार नहीं हारा था। अब अगला प्रश्न क्या है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? यानी कि मुगल काल में जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसमें कौन सा एक जो तथ्य है वो सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसका स्थानांतरण नहीं होता था। अगले प्रश्न को देखते हैं कि जात एवं सवार पदों के आधार पे मनसबदारों को कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3। इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कव्वाली एवं समा को हम प्रायः किस सूफी संप्रदाय से संबंध करते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर नक्शबंदिया हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? नक्शबंदिया हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अकबर ने चित्तौड़ विजित करने में लगभग कितना समय लगा दिया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 माह। मुगल काल में किस दक्षिण राज्य के शासक आदिल शाही शासक कहलाते थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बीजापुर। यानी कि जो बीजापुर के शासक थे वो आदिल शाही शासक कहलाते थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस मध्यकालीन शासक ने सर्वप्रथम पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था लागू किया? तो इसका सही उत्तर शेरशाह हो जाएगा। किस मध्ययुगीन शासक ने सिजदा के रिवाज को समाप्त किया था? यानी कि किसने सिजदा का जो रिवाज था उसको समाप्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर शाहजहां के द्वारा सिजदा के रिवाज को समाप्त कर दिया गया था। मुगलों के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक निम्नलिखित में से कौन होता था? तो इसका सही उत्तर मुत्सदी हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? मुत्सदी। अब अगला प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित दुर्गों में कौन एक अकबर के द्वारा निर्मित नहीं था? तो दिल्ली का जो दुर्ग था ये अकबर के द्वारा निर्मित नहीं था। निम्नलिखित में से किसने जौनपुर से अकबर के विरुद्ध फतवा की घोषणा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुल्ला मोहम्मद याजदी। ये प्रश्न एक बार और पूछा जा चुका है। अब अगला प्रश्न है, मुगल काल में शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित में से कौन करता था? यानी कि जो शाही परिवार की आवश्यकता थे उसकी पूर्ति किसके द्वारा किया जाता था? तो मीर समा के द्वारा किया जाता था। किस युद्ध के उपरांत शेर खां शेर शाह के रूप में सिंहासनारूढ़ हुआ? तो इसका सही उत्तर कन्नौज हो जाएगा। और यह युद्ध कब लड़ा गया था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत शुरू नवी से अथवा चिटनीस से क्या कार्य अथवा कर्तव्य थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह शासक को पत्र व्यवहार में सहायता करता था। यानी कि जो शुरू नवीस और चिटनीस थे इनका प्रमुख कार्य ये था कि ये शासक के साथ पत्र व्यवहार में सहायता करते थे। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सिकंदरा में स्थित है। और सिकंदरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, मनसबदारी व्यवस्था में किस मुगल बादशाह ने दुहस्पा सिंहस्पा पद प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर जहांगीर हो जाएगा। बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर सहजानंद सरस्वती। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई हुई थी? तो इसका सही उत्तर 1935 के अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी? तो इसका सही उत्तर एनी बेसेंट हो जाएगा। और कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्षता जो था एनी बेसेंट ने किया था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। टेलीग्राफ तार लाइन से सर्वप्रथम किन दो शहरों को जोड़ा गया? तो आगरा और कोलकाता को जोड़ा गया। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर 1877 हो जाएगा। वैसे तो 75 है लेकिन 75 दिया नहीं है तो आपको 77 मानना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, औपनिवेशिक भारत में विधवा पुनर्विवाह सुधार अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर 1856 हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? 1856। निम्नलिखित में से बहावियों का मुख्यालय कहाँ था? तो ये बरेली में था। कांग्रेस की अध्यक्षता के विवाद के उपरांत सुभाष चंद्र बोस ने कब अपना त्यागपत्र दे दिया था? यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने अपना त्यागपत्र कब दे दिया था? तो 1939 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही था? तो इसका सही उत्तर विनोबा भावे। और जो दूसरे और तीसरे सत्याग्रही का नाम अगर आपको पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। प्रसिद्ध शिमला सम्मेलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी कि जब शिमला सम्मेलन हुआ था उस समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था ये कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और शिमला सम्मेलन कब हुआ था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मोपला कृषकों का विद्रोह कब किया गया? तो ये 1921 में किया गया था। मोपला वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक क्रांतिकारियों की पाठ्य पुस्तक हो गई? तो इसका सही उत्तर बंदी जीवन हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? बंदी जीवन। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी गवर्नर जनरल कौन था? तो कर्जन था। अभिनव भारत किसने स्थापित किया? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। श्री रामपुर कॉलेज की स्थापना हेतु उत्तरदायी कौन था? तो इसका सही उत्तर विलियम कैरे हो जाएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? यानी कि किसके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया, जो अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर उतिरोध सिंह हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? उतिरोध सिंह के द्वारा खासी विद्रोह का नेतृत्व किया गया। विटले आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रम से था।
बाबा रामचंद्र ने कृषकों को कहाँ संगठित किया? तो इसका सही उत्तर अवध में। निम्नलिखित में कौन एक उदारवादियों का मुखपत्र था? यानी कि उदारवादी जो थे उनका कौन सा एक महत्वपूर्ण जो पत्र था वो मुखपत्र था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर यंग इंडिया हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? जो यंग इंडिया था ये उदारवादियों का मुखपत्र था। और यंग इंडिया के लेखक कौन थे? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने रैंड की हत्या कर दी थी? तो इसका सही उत्तर दामोदर चापेकर यानी कि चापेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बम्बई में प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर लाला लाजपत राय हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था? यानी कि जो बटलर आयोग था या जो बटलर कमेटी थी जो कि 1927 में बनाया गया था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार एवं देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना था। अगला प्रश्न है असम कब एक पृथक राज्य बना? यानी कि जब असम है कब एक पृथक राज्य के रूप में सामने आया? तो इसका सही उत्तर जब 1911 में बंगाल विभाजन निष्प्रभावी रद्द किया गया था तब। अगला प्रश्न क्या है कि किस भारतीय ने सर्वप्रथम विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर महेंद्र प्रताप हो जाएगा। महेंद्र प्रताप के द्वारा विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई। असहयोग आंदोलन की मुख्य उपलब्धि क्या थी? यानी कि जो असहयोग आंदोलन था इसने क्या अपनी मुख्य उपलब्धि को हासिल किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है वो इसने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कितना भू राजस्व निर्धारित किया गया? तो 89%। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 1935 के अधिनियम के अनुपालन में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब त्यागपत्र दे दिया था? यानी कि जो कांग्रेस मंत्रिमंडल था उसने कब अपना त्यागपत्र दिया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अक्टूबर 1939 में। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन बंदी गृह से भागकर भूमिगत गतिविधियों के आयोजन में संलग्न था? यानी कि कौन बंदी गृह से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भूमिगत गतिविधि थे उसमें शामिल हो गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है वो इसका 136 का जो सही उत्तर है वो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन भूमिगत रेडियो संचालित कर रहा था? तो जो उषा मेहता थी ये भूमिगत रेडियो को संचालित कर रही थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के बॉम्बे तथा इलाहाबाद यानी कि 1889 और 1910 का जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष था? तो इसका सही उत्तर विलियम बेडनवर्ग हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? विलियम बेडनवर्ग। अब अगला प्रश्न क्या है जब मुस्लिम लीग के स्थान कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी कि जब 1916 में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था उस समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो इसका सही उत्तर अंबिकाचरण मजूमदार हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1940 एवं 45 के मध्य निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। अगले प्रश्न को देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसे लाहौर षड्यंत्र कांड में मृत्युदंड नहीं मिला? तो जो दलीप सिंह थे इनको लाहौर षड्यंत्र कांड में मृत्युदंड नहीं मिला था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक दुर्भिक्ष आयोग नहीं है? यानी कि यहाँ पे अकाल आयोग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो जो सर्जेंट आयोग है ये अकाल आयोग नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक घटना 1911 से संबंध नहीं है? यानी कि यहाँ पे कुछ घटनाओं का नाम दिया गया है और ये पूछा गया है कि कौन सी जो घटना है वो 1911 से संबंध नहीं रखती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजधानी नई दिल्ली स्थानांतरित। यानी कि ये कब हुआ था? 1912 में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वामी श्रद्धानंद के विषय में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर उनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई थी ये होगा। क्या सही उत्तर होगा? उनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टर निवेदिता के विषय में सही नहीं है? ये सिस्टर निवेदिता कौन थी? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और इसका जो सही उत्तर होगा
वो पहला नंबर हो जाएगा। वो मृत्यु तक रामकृष्ण मिशन से संयुक्त रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1942 की घटना नहीं है। यहाँ पर कुछ घटनाओं का नाम दिया गया है और ये पूछा गया है कि कौन 1942 की घटना नहीं है। तो इसका सही उत्तर बैबल योजना हो जाएगा। ये जो बैबल योजना है ये कब की घटना है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस समाचार पत्र से मोतीलाल नेहरू संबंध थे। तो इसका सही उत्तर इंडिपेंडेंस हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन है ये किसके समय में आया था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, झंडा ऊंचा रहे हमारा के कवि कौन है। तो श्यामलाल गुप्त पार्षद जो हैं वो झंडा ऊंचा रहे हमारा के कवि हैं। अब हम लोग 2014 के आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये जो आखिरी प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसने भारत को के विभाजन को एक विश्वासघाती कार्य कहा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत के विभाजन को एक विश्वासघाती कार्य कहा था। तो आज हम लोग 2014 के प्रश्न पत्र को हल कर लिए और अब हम लोग आगे का जो यानी कि 2010 से लेकर 2017 तक के प्रश्न पत्र हो चुके हैं। अब हम लोग 18, 19, 20 और 21 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।